अभी सिंपल हम बता रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और कॉमनली देखो हम मोस्टली उन चीज़ों को पढ़ाने अभी जा रहे हैं जो तुम्हारे क्लिनिकल में काम आएगा। सिंपल एग्ज़ाम थ्योरी सिलेबस वो सब होता ही रहता है, जो तुम्हारे क्लिनिकल में काम आने वाला है। एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो डे टू डे लाइफ में मिलता है और मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग हीमेटोलॉजी में सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एनीमिया से। तो जैसे ही वर्ड एनीमिया हम लोग बोलते हैं तो सबसे बड़ा इश्यूज़ यहाँ पे ये आता है कि एनीमिया को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। अगर सिंपल अगर बोलते तो एक साधारण सा भाषा में कॉमन लोगों को भी समझ में आ जाता एनीमिया, अच्छा इसका मतलब खून की कमी, है ना। लेकिन खून की क्या कमी, कितनी कमी, इन चीज़ों पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। और जनरली जो हम लोग के सराउंडिंग्स में क्लिनिकल सेटिंग हॉस्पिटल्स में जो देखने को मिलता है वो थोड़ा मतलब कि वही आसपास होता है, लेकिन हम लोग चीज़ों को डिफरेंट देखते फिर भी नॉर्मल लेके चलते। तो एक लाइन जब सिंपल ही बताया कि एनीमिया बोलते हैं तो मतलब क्या होती है, खून की कमी। खून की कमी क्या मतलब भाई, हमारे बॉडी में अगर हमारे बॉडी में बताया जाए कि आपके ब्लड में आपकी बॉडी में ब्लड का जो है वो ठीक ठाक है, तो किससे हम लोग डिनोट करते हैं, जनरली हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, मेनली इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर सिंपल थोड़ा सा और पढ़े लिखे लोग हैं तो समझते अच्छा हीमोग्लोबिन की कमी है तो एनीमिया कहलाता है, या आरबीसी की कमी है तो एनीमिया कहलाता है। लेकिन सारे सब जगह पे कमी, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए कितना से कम। अब हम लोग हीमोग्लोबिन आइडियल फिजियोलॉजिकली 14-15 मिलीग्राम पर डीएल हम लोग लेते हैं, तो इतना फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, तो कितना से कम ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो एनीमिया को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ देखिए। जब हम लोग सीबीसी किसी का कराते हैं तो उसमें आरबीसी एंड देयर इंडिसेस आता है, हीमोग्लोबिन आता है आरबीसी के इंडिसेस में, एमसीबी, एमसीएच, पीसीवी, है ना, ये सब हीमेटोक्राइट वगैरह। तो ये सारे डिटेल्स में दो चीज को सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे एनीमिया को डिफाइन करने के लिए प्रॉपरली, है ना। जो हीमेटोक्राइट की वैल्यू है वो यदि 41% से यदि नीचे आ जा रहा है, कितना, और हीमोग्लोबिन लेस देन 13.6 ग्राम पर डीएल, है ना, इतना या 135, तो हम लोग यूनिट हीमोग्लोबिन का जो यूनिट होता है वो यही यूनिट में जनरली हमारे पास रिपोर्ट होता है, तो हम जिस यूनिट में रिपोर्ट है उसको ज्यादा फोकस करते हैं ना। अब यहां पर एनीमिया इन अ पर्सन एडल्ट द हीमोक्राइट लेवल कितना 41% से नीचे, या एच हीमोग्लोबिन का लेवल कितना 13.6 ग्राम पर डीएल से नीचे अगर है, मेल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे किस चीज के अंदर में, एनीमिया के अंदर में। किसके अंदर में, इसको कंसिडर करेंगे कि इस पर्सन को एनीमिया है। अब यहां पर इनिशियली अगर हम लोग देखते हैं, फिर दूसरा आते हैं, एंड बिलो द 36% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सॉरी, ये जो हीमेटोक्राइट है 36% से कम होगा, और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है यदि 12 ग्राम पर डीएल से नीचे यदि आता है इन फीमेल में, तो फीमेल में जाकर के हम लोग एनीमिया को डिफाइन करेंगे। तो दोनों में हम लोग में, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने के टाइम पे ही देखते हैं कि मेल एंड फीमेल में थोड़ी सी चीजें बदलती हुई रहती है, तो एग्जैक्टली जो एनीमिया का डिफाइन अब है क्या कि हमारे तरफ में क्या है कि 13 में पड़ा, 12 भी अगर हमारा है तो हम लोग इट्स नॉर्मल, हम जिस सोसाइटी जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं वहां पर है ना, 12-11 तो नॉर्मली लेके चलते। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अगर किसी का कंटिन्यूसली अगर ये 12 है और 12 ही रह रहा, उसके लिए फिजियोलॉजी 12 तो उसके लिए वो है। लेकिन किसी का 12-14 है और किसी कारण बस घटा है और 13 आ गया है, 13 पॉइंट, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अभी घटा और मे भी नीचे जा सकता है, तो एनीमिया डिफाइन कर लेंगे। और जरूरी नहीं कि एनीमिया होते ही एनीमिया हम दवा से ही ठीक करें। एट द इनिशियल फेज हम ऐसी डाइट को मॉडिफिकेशन करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें शुरू के टाइम पे, जो अभी इनिशियल हम लोग डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं वहां से। अब एनीमिया के अंदर में आते हैं, तो एनीमिया एक सिंगल वर्ड हम लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन एनीमिया के अंदर में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आ जाता है। क्या आ जाता है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन में क्या मतलब, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टाइप ऑफ एनीमिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा, हेपेटिक, बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं टाइप ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है ना, एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो इन सारे के बीच हम लोग एक एक करके जो मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल सेटिंग्स क्या कहते हैं देखने को मिलता है, उन चीजों पे हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड वाइज देखा गया जो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ आयरन एनीमिया है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दुनिया में सबसे कम अगर ये है तो वो क्या, आयरन
ज्यादा, सॉरी कम नहीं, ज्यादा अगर देखा गया एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स के अंदर में, तो मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप जो एनीमिया है वो क्या, आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी की वजह से। और हम सब ने पढ़ा भाई आयरन की कमी क्यों, आयरन का बहुत बड़ा रोल है हीमोग्लोबिन के लिए, है ना, क्योंकि हीम एंड ग्लोबिन पढ़ते हैं तो हीम पार्टी क्या आयरन है, तो आयरन यदि आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो डेफिनेटली कि डेवलपमेंट किसका होगा, एनीमिया का होगा, ठीक है। तो सब वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एनीमिया कॉमन देखा जाता है अगर है तो वो आयरन देख रहे। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर में जब हम लोग आते हैं तो पहला टारगेट हम लोग ये देखिए, हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होगा इसका, है ना, डायग्नोसिस की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे, बाकी और अप्रोचेस देखेंगे। तो यहां पर क्या क्या मेजर इसेंशियल्स की अगर हम लोग बात करते तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम लोग जनरली देखो, पहले तो हम एनीमिया के लिए अगर डिफाइन कर, पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे एनीमिया है या नहीं है। तो हमने तुम्हें ऊपर दिखाई दिया किसका, हेमेटोक्राइट वैल्यू और हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें क्या कराना, सीबीसी कराना, तो सीबीसी कराएंगे वहां पर वो चीज दिख जाएगा। हम लोग अभी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करा, इंडिविजुअल हम लोग आएंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पे, बट अभी अब मोस्ट कॉमन हम डायग्नोसिस करा रहे कि हाँ भाई इसको आयरन डेफिशिएंसी ही है, तो हम लोग सीरम फेरेटिन का लेवल, फेरेटिन क्या आयरन है ना, तो सीरम फेरेटिन का लेवल देखेंगे और सीरम फेरेटिन का लेवल 12 नैनोग्राम या फिर और दूसरा यूनिट 25 पिकोमोल्स पर लीटर, पिकोमोल्स पर लीटर, इससे यदि कम आपके पास आता है या फिर हम लोग लेस देन 30 नैनोग्राम इतना ऑफ इट ऑल्सो एनेमिक। सबसे पहले यहां जो कैटेगराइजेशन, यहां से 30 नैनोग्राम, यहां भी 12 नैनो, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये और करके लिख रखा है, यहां पे दोनों का यूनिट सेम है। यदि आपका सीरम फेरेटिन लेवल लेस देन 12 आ जाता तो एकदम क्रिटिकल है, बेसिकली आपको है। लेकिन जहां 30 नैनोग्राम पर एमएल से ही डिक्रीज होना स्टार्ट कर गया तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंसीडर करने लगना। वहां से बात सुन, 12 जो है वो डेफिनेटली है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट अब चाहिए होता है, इतना कम हो गया। लेकिन जहां 30 से अगर नैनोग्राम से सीरम फेरेटिन का लेवल घटने लगा तो दैट मीन्स है कि आयरन डेफिशिएंसी की तरफ हम लोग मूव करना स्टार्ट कर चुके, ठीक है। पहला रीजन, सबसे पहला डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सीरम फेरेटिन लेवल देखेंगे, ठीक है। दूसरा, काउज्ड बाय ब्लीडिंग अनलेस प्रूवन, अगर हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कारण से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, अक्सर जो क्रॉनिक ब्लीडिंग होती है ना वहां पर आयरन डेफिशिएंसी का होने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि देखो हमारे बॉडी में क्या कि अगर क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही है तो लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा, उसके साथ आपका क्या लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस होने से तो एनीमिया हो रहा है। लेकिन आपके बॉडी में जो हमने हीमोग्लोबिन या आरबीसी का फैट पढ़ाया था, तो आयरन हमारे बॉडी में है, जब आरबीसी टूटता है तो आयरन फिर से हमारे बॉडी के स्टोरेज में ही रीस्टोर हो जाता है, फिर वही आयरन हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या करती है, इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां पे क्या है कि यदि क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है कंटिन्यू, तो आयरन भी हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो एक लगातार लंबे समय से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया होगा, और आयरन लॉस होने की वजह से हमारे बॉडी का स्टोरेज आयरन कम रहा, वही बॉडी में फिर से स्टोर होता, फिर से वो नया बनाता। तो जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं अगर कोई ब्लीडिंग है, अनलेस प्रूवन देन अदरवाइज, कोई मतलब कि एक्यूट वगैरह नहीं हो, कोई प्रूवन हो कि हाँ क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रहा है, तब मे बी चांस है एनीमिया हो रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी। तीसरा हम लोग डायग्नोसिस पे लेके चलते हैं, यदि कोई पेशेंट्स है उसको हम आयरन थेरेपी दिया और आयरन थेरेपी की वजह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रही है पेशेंट्स, तो हम लोग कंफर्म मान लेते हैं कि ये क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसको, और जिससे हम लोग कंफर्मेशन की तरफ लेके चलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, बॉडीज के अंदर में जो आयरन का देखा गया कि जो स्टोरेज पॉइंट्स है मोस्ट ऑफ टाइम हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस में होता है ना। एक तरह का फेरेटिन जो है या हीमोसिड्रेन का लेवल हम लोग बताए भी थे कि हीमोसिड्रेन क्या है, बेसिकली जब फैट ऑफ आरबीसी में पढ़ाया था वहां पे भी जो कंटिन्यूसली एक ग्रुप ऑफ आयरन एक्युमुलेट होने लगता है, ये हीमोसिड्रिन हो रहा है, और ये जब अपने नॉर्मल काउंट से जब बन रहे हीमोसिड्रोसिस कंडीशन में ला जाता है। और हीमोसिड्रोसिस का ऐसा कंडीशन होता है जहां पर आपके बॉडी का ही आयरन आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक्स बन जाता है, सिंपल। तो जनरली आयरन का जो लोकेशन है बॉडी के अंदर में स्टोरेजेशंस है वो देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन के फॉर्म में होता है, और उसको हम लोग हीमोसिड्रेन भी बोलते हैं। कहाँ होता है, जनरली मैक्रोफेजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको आयरन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो होता है लगभग, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डाटा, लगभग 10 से 15 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे।
ये आपकी बॉडी को चाहिए कि 10 से 15 ग्राम आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे आपको मिलेगा कंटिन्यूअसली, है तो ये आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करेगा। लेकिन इस 10% के अंदर में जो हम लोग आते हैं, इस 10 से 12 मिलीग्राम पर डे लेते हैं बस। आउट ऑफ दिस 10% ऑफ दिस अमाउंट एब्जॉर्बेड, लगभग जो हम लोग डाइट्स के थ्रू ले रहे हैं, यानी आप 10 से 15 ग्राम का डाइट में प्लान करते हैं कि भाई 10 से 15 ग्राम हमको आयरन डेली लेना है। अब ये आयरन लेने के लिए 10 से 15 ग्राम आयरन हम ले रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्ब इसका ओनली 10% हो रहा है। 10 ग्राम तो 1 ग्राम एब्जॉर्ब होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम ये तो क्लियर कर पता है जो भी चीज़ हम खाते हैं 100% एब्जॉर्प्शन थोड़ी है। एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में पड़े बहुत सारी चीज़ें का हो रहा है, वेस्ट होकर के बॉडी से निकल भी रहा होता है, सारा का सारा तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो यानी एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं स्टोमक में, ड्यूडेनम में एंड अपर जेजुनम में, मोस्टली ये एरिया जहां पर आयरन की अच्छा एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। इसलिए हम लोग आगे देखेंगे भी, अगर जीआईटी डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी आप आयरन डाइट्स ले रहे हो प्रॉपर वे में, लेकिन आपका जीआईटी का ही प्रॉब्लम है तो एब्जॉर्प्शन होगा। कोई भी चीज़ करना तो आयरन का भी नहीं होगा, तो आयरन आप खा भी रहे हो सही से, लेकिन फिर भी आपके एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए इन फीमेल के अंदर में कि अप्रॉक्सीमेटली एवरी मेंस्ट्रुएशंस में 50 ml ऑफ ब्लड जो है वो लॉस होता है। कितना? तो मेंस्ट्रुएशंस इन एक साइक्लिंग प्रोसेसर है फीमेल्स के अंदर में, जो कि एवरी मंथ कहा ना, एवरी मंथ, तो एटलीस्ट हम ये लेके देखते हैं कि एवरी मंथ 50 ml ऑफ ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब ये कंटिन्यूसली होता है जब से क्या सकते रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होता है, मेनोपॉज से लेकर के लंबे लगभग 12, 13, 14 साल से लेकर के 45 साल को, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का बॉडी से क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड में कंसिडर करते हैं। तो इसलिए फीमेल में देखते मोर एनेमिक और स्पेशली आयरन डिफिशिएंसी एनेमिक देखने को ज्यादा मिलेगा ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन। तो 50 ml ऑफ देखने को मिलता है, और इन सम फीमेल मे बी अदर काउजेस, किसी कारण बस हम लोग देखते कि इससे 5 गुना ज्यादा ब्लड लॉस होता हुआ दिखता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बहुत सारे फीमेल होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन है, मेनोरेजिया वगैरह के कंडीशंस होता है जहां पर, तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेल से ज्यादा इट्स मोर कॉमन इन फीमेल में भी देखने को तुम्हें मिलेगा, कि फीमेल में रिस्पेक्टिवली ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, साथ साथ हम लोग देखते यही सारा चीज मैं ऑलरेडी लिखा हुआ, आयरन स्टोरेज विच इज नॉट कॉमनली अचीव्ड, है ना। अब मेंस्ट्रुअल लॉस मस्ट एब्जॉर्ब 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम द डाइट each डे। अब जो मेंस्ट्रुएशन लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, वो लगभग आपके थ्रू आउट डाइट से जो डेली बेसिस का डाइट कंजप्शन है, और यहाँ पर 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन जो डाइट के थ्रू each डे हम लोग ले रहे हैं लगभग, है ना, लगभग 10 से 15 अगर आसपास ले रहे हैं तो वही अप्रॉक्स में आ रहा है कि आपको 2 ग्राम 3 ग्राम के आसपास एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये लॉस जो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, जनरली 50 ml ऑफ हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हेवी लॉस ऑफ हो रहा है तो आपके बॉडी का जो डेली बेसिस का नीड था वो नीड उसको पूरा, क्योंकि आप जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट मान लो 3 से 4 ग्राम है अभी, तो ये एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए, लेकिन हमारे बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो रहा है क्रॉनिकली उससे ज्यादा, तो एक तरफ ले रहे दूसरी तरफ क्या रहा, ब्लड के थ्रू आयरन जा रहा है, तो आ भी रहा और जा भी रहा, तो अल्टीमेटली बॉडी को कुछ मिल रहा है, नहीं मिला, तो यहां पर डिमांड्स जो बॉडी का नीड्स है वो बढ़ जाएगा। 3 से 4 ग्राम से ज्यादा बॉडी को चाहिए, मतलब एब्जॉर्बेड 3 से 4 ग्राम डाइट में नहीं बोल रहा हूं, 3 से 4 ग्राम एब्जॉर्बेड यानी आपके ब्लड में पहुंच गया होगा इतना, तो इससे ज्यादा फिर चाहिए हो जाता है ये। बाकी डाइट में तो हमने 10 से 15 ग्राम पढ़ा, समोसा 20 वो डाइट में है, और एब्जॉर्ब होकर के 10% पहुंच रहा है, तो 20 ले तो 2 से 3% के आसपास पहुंच रहा होता है। ठीक है, अब यही बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो आयरन का मेटाबॉलिज्म चल रहा है एक बैलेंस वे में चल रहा होता है, कि बिटवीन एब्जॉर्प्शंस एंड 1 मिलीग्राम पर डे एंड लॉस ऑफ 1 मिलीग्राम पर डे, लगभग एवरेज हम लोग देख रहे, मैं लॉस का बताऊंगा और कहां से हो रहा, तो एक रिदम बना हुआ है कि आपके बॉडी में पर डे 1 मिलीग्राम ऑफ का जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान देखते बैलेंस बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है 1 मिलीग्राम, और ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम आपके बॉडी को क्या करती है, लॉस भी करती है। ये एक पैटर्न बना, अगर यहीं पे लॉस ज्यादा होने लगे या आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम जाए, मैं भी जैसे आगे बताऊंगा, अब किसी को बड़ा कॉमन है आज के डेट में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, अब एच पाइलोरी हो गया, किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो गया, अब गैस्ट्राइटिस हो गया तो हमने ही पढ़ा है कि विटामिन का एब्जॉर्प्शन का आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है, स्टमक में भी है, अब किसी को गैस्ट्रिक अल्सर ही हो गया, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, गड़बड़ हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस दोनों बैलेंस में यहां पर, लेकिन अगर मान लो जीआईटी का प्रॉब्लम होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा सही से, तो एब्जॉर्प्शन वाला डिस्टर्ब हो गया, लॉस हो ही रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा,
तो किसी भी एंगल से यदि आपका आयरन बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट जो है वो सफर करेगा किस चीज से, एनीमिया से। और स्पेशली हम लोग जब देखते, जनरली हम लोग देखते कि कॉमनली बहुत सारे गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए, और स्पेशली इन ऑल्सो इन लैक्टिनेशन। बिकॉज ऑफ दैट कि इस ड्यूरेशन में हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टिनेशन, लैक्टिनेशन वो पीरियड्स होता है जिसके अंदर में माँ दूध पिलाती है बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 2 से 5 मिलीग्राम आयरन पर डे का बढ़ जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर में जो रिक्वायरमेंट्स डेली बेसिस पे जब हम लोग ऐसे फ्री है तो इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 से 5 मिलीग्राम आयरन की नीड्स क्या है, बॉडी को बढ़ जा रहा है। तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टिनेशन एग्जैक्टली मस्ट एंड मस्ट होता, नहीं तो फीमेल मे बी सफरिंग फ्रॉम द एनेमिक और डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन का बहुत और डिफरेंट रोल, बट हम लोग अभी ब्लड के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है 2 से 5 का जो बढ़ जा रहा है, डेली का तो जो था वो तो अलग, मोस्टली आप डाइट ले रहे हो तो मिल रहा है, लेकिन क्या कि अब जरूरी है कि हमारा हर डाइट जो हम ले रहे हैं वो डाइट डेफिनेटली आयरन दे रही ना, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं बहुत लोग तो भूख सही से 2 टाइम की रोटी खा नहीं पाते, तो बॉडी नीड नहीं मिल पाती, वहां ऑलरेडी एनीमिक है। लेकिन मान लो जिसको मिल रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ क्या कि नीड बढ़ गई, तो ये देखने को मिलता है कि जो नीड्स जो बढ़ रहा है ये नॉर्मल डाइट जो हम लोग लेते हैं डाइट से वो ये डिमांड्स को पूरा नहीं, जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर हाल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, टैबलेट ही लेना होता है। फीमेल को क्या लेना होता है, टैबलेट ही देखोगे लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डाइट भले कितना बढ़ा दिया जाए लेकिन वो डिमांड पूरा डाइट से नहीं मिल पाएगा, उस तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डेली बेसिस का नीड था वो तो डाइट से मिल रहा है, और आप चाहो बढ़ाएं तो इतना अमाउंट ऑफ डाइट में नहीं है जो आयरन जो आपको कंप्लीटली मीट कराएगा। तो इसीलिए हम लोग ये जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेडिसिनल रिक्वायरमेंट यानी कि सप्लीमेंट के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टिनेशन देते, ये मस्ट है कि देना ही देना हो जाता है, ठीक है। तो अब एक सवाल भी आ जाएगा कई बार कि भाई आयरन की टैबलेट्स हम लोग क्यों देते हैं। बेसिकली सबसे पहला चीज तो ये आता है, तो वो क्यों के बाद हम लोग क्या डाइट मैनेजमेंट कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो डाइट से डेली बेसिस पे चाहिए होगा वो रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पाते बॉडी, जो डाइट आप हम लोग लेते उस बॉडी को नहीं पूरा हो पाता ड्यू टू हाई रिक्वायरमेंट, की रिक्वायरमेंट लेवल ही बढ़ गया होता है। 2 से 4 जो 5 जो भी दिख रहा है वो बॉडी में एब्जॉर्बेड रिक्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको डाइट में भी कम से कम 20-25 ग्राम इंक्रीज करना पड़ेगा। टोटल लगभग एवरेज 40 से 50 ग्राम आपको पर डे आयरन खाना है, आसान काम नहीं है। इतना खाना पड़ेगा। हाँ, तो खाना कितना खाना पड़ेगा, तो पहली बात है उतना खा ही नहीं पाओगे, समस्या। अब ये कारण है कि भाई आखिरकार आयरन की डिफिशिएंसी होती क्यों है। तो सबसे पहला चीज है डिफिशिएंट डाइट, अभी हमने बात किया, हमें खाना ही नहीं मिल पा रहा है सही से, या जो खाना हम खा रहे हैं वहां पर आयरन की कमी हो पा रही है। क्योंकि हम लोग का खाने का सबसे मेजर सोर्स क्या है, चावल। पान कौन खाता जी? चावल रोटी, और चावल रोटी में बहुत ज्यादा तो आयरन है नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल तो उस तरह का है नहीं, लेकिन हम लोग का सबसे ज्यादा सबसे मेजर जो डाइट सोर्स है वो चावल रोटी, और सब्जी वगैरह भी खाते हैं तो उसका रेशियो बड़ा कम होता है ना। तो ये मसला है, सबसे ज्यादा पेट को जो स्पेस लेता है वो रोटी चावल, तो इससे आपका जो आयरन डिमांड है वो नहीं पूरा होने वाला है। आप प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है डेफिनेटली बहुत नहीं ले पाते लोग, वो चाहिए। तो डिफिशिएंसी डाइट में होगा तो आयरन की डिफिशिएंसी होगी। दूसरा चीज डिफिशिएंसी है अब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। मैं भी जस्ट बात किया कि सब कुछ ठीक है, आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा। आप डाइट आपका ठीक है, आप आयरन ले रहे हो, नहीं में ठीक है, मतलब सप्लीमेंट ले रहे हो, लेकिन आपकी जो जीआईटी है वो इसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब आपकी जीआईटी जब इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जैसे कैसा करने, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, आपका स्टोमक के अंदर में ऑटो इम्यूनिटी हो गई, आपकी बॉडी कुछ इस तरह से एक्टिवेट्स हो गया, जो आपके स्टोमक को में इन्फ्लामेशन हो रहा है, गैस्ट्राइटिस करा दिया, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिलेड होगा। हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइट, ये बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में आता है तो काफी ज्यादा आपके स्टोमक है ना, आपके क्या कहते हैं अंदर के जो वॉल है इसके ऊपर में क्या करता है, काफी ज्यादा इस म्यूकस लेयर को डैमेज करता है। इवन तो इतना डैमेज कर देता है कि ये लेयर डैमेज होकर के अल्सर वगैरह हो जाता है। एच पाइलोरी इतना डेंजरस है, और अल्सर अगर तुम छोड़ दिए इसको तो अल्सर ही नहीं, होते 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 ये परफोरेशन तक हो जाता है।
यानी आपका छेद हो जाएगा उसके अंदर में। तो एच पाइलोरी इतना खतरनाक चीज़ है, तो इसलिए, और एच पाइलोरी बड़ा कॉमन है, और हमारा अनहाइजीन डाइट ये वो वजह से मिलता है। तो इसलिए अगर आपको हो गया तो कहीं ना कहीं आपका स्टमक खुद अपने आप बीमार है। हम लोग ऐसे सोचना, हम लोग खुद बॉडी जब बीमार पड़ती तो खाने पीने सारा का मन कम कर जा रहा। तो जाहिर सी बात है भाई, जब स्टमक खुद से वो अवेयर है, वुंड से सब कुछ बन रखा है उसके अंदर में, तो स्टमक का जो कैपेसिटी, इवन दो आयरन ही नहीं बाकी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बट हम अभी आयरन की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी कारण से हम लोग देखते हैं किसी में हेरिडिटरी आयरन डिफिशियंसी होता है ना। अब किसी में बाई नेचर ही ट्रांसफर चल रहा है, हेरिडिटरी है, जनरेशन टू जनरेशन, वहां पे आयरन की डिफिशियंसी होती है। दूसरा आता है जिंक की डिफिशियंसी। अब जिंक की डिफिशियंसी तुम लोग अक्सर देखोगे, जब आयरन की टैबलेट लिखा था तो उसमें जिंक लगा था, आयरन विद जिंक। तो ये क्यों देते हैं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जिंक के साथ देखा कि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा है। नहीं समझे, आयरन अकेला एब्जॉर्ब हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन जिंक आ गया तो एब्जॉर्प्शन को फास्ट करा रहा है। तो इसीलिए अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि जब टैबलेट हम लोग देते ही हैं, जब सप्लीमेंट पे जब हम लोग देंगे तो वहां पर कोशिश करेंगे आयरन के साथ जिंक ऐड कर दो। तो आयरन के साथ जिंक ऐड करने से बेनिफिट क्या होगी, बेसिकली फास्ट एब्जॉर्प्शन में बेसिकली देखने को मिलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जिंक थोड़ा सा हम लोग ये इवन दो और भी चीजों को ऐड करते हैं, स्पेशली हम लोग बात करें, बट अभी तो इसलिए जिंक की डिफिशियंसी भी होगी तो आयरन की डिफिशियंसी, अगर लंबे समय से किसी को जिंक की डिफिशियंसी हो रही है तो लंबे समय से कहीं ना कहीं आयरन की एब्जॉर्प्शन इन चीजों पे इफेक्ट कर रहा होगा, तो जिसके वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी होना स्टार्ट होने लगेगा। अब दूसरा चीज है कि आयरन डिफिशियंसी और कब हो सकती, जब आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया हो। जैसे मैं बात करता प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान में बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या हुआ है, बढ़ गया है, लेकिन बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया और उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा और आप पूरा नहीं करोगे तो डेफिशिएंसी की आपकी बॉडी में क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या, ब्लड लॉस, अभी में क्रॉनिक ब्लड लॉस स्पेशली है ना। तो किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर अच्छा दोनों अलग अलग हो गए, अलग कर लिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में अब किसी को हो सकता है, अब किसी को पाइल्सी है सब है ना, कंटिन्यूसली लगातार ब्लड लॉस हो रहा है तो लंबे समय तक होगा तो होगा। अब किसी को जीआई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे हमेशा नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो लगातार होने की वजह से देखने को मिलेगा। या फिर हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशंस हो गया, उसका ब्लड डोनेशंस, तो इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन का टाइम में खुद के ब्लड को भी देखनी जरूरत है ना। अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमारा ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल है नहीं, क्योंकि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आयरन भी डोनेट कर रहे हैं, जो आयरन हमारे बॉडी में फिर से यूज होता है, लोग मतलब फिर से तो बनता ही नो डाउट, लेकिन जब हमारे बॉडी में एडिक्वेट्स हो तभी हम डोनेट्स भी करें, देन बेनिफिट है। तो अगर हम बहुत ज्यादा डोनेटेड, जो पर्सन अगर हिस्ट्री है, मान लो कोई पेशेंट आ रहा है, अब उसके पास आपको एनीमिया लग रहा है, तो अगर हिस्ट्री भी ये दे रहा है कि हमने अपने लाइफ में 50 बार 10 बार 15 बार डोनेट किया है, तो मे बी चांस कि ड्यू टू लगातार कोई कह रहा है कि हम हर साल में 2 बार डोनेट करते ही रहते हैं, तो एक तरह का क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड है, एक तरह क्या है क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड है, तो मे बी चांस है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, और नहीं हो गई। उसके बाद हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया क्या है, हीमोग्लोबिन का यूरिन के साथ लॉस होना, स्पेशली कई बार हम लोग देखते हैं कंडीशन होता है हीमेचूरिया है ना, हीमेचूरिया क्या, बहुत लोगों को आज के टाइम पे कि यूरिन के साथ ब्लड का लॉस होना, क्या होता है यूरिन के साथ ब्लड का लॉस होना। अब यूरिन के साथ ब्लड लॉस हो रहा है तो हीमोग्लोबिन भी लॉस हो रहा है ना, जब कंप्लीट ब्लड की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो या तो स्पेशली कह रहे हैं हीमोग्लोबिन का लॉस होता हुआ जा रहा है या ब्लड यूरिन के साथ लॉस होता हुआ जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में इवन दो मेलिना जिसको हम बोलते हैं स्टूल के साथ अगर लंबे समय तक ब्लड लॉस हो रहा, तो सिंपल एक कंसेप्ट तुमको सिर्फ याद रखना, ब्लड लॉस क्रॉनिक, क्या वो किस फॉर्म में हो रहा है नहीं मतलब है ना, किस फॉर्म में हो रहा है नहीं मतलब है। अगर क्रॉनिक लंबे समय तक ब्लड लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, एनीमिया, और कौन सा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉडी की बाकी चीज तो बॉडी से रिवर्ट बैक में, लेकिन आयरन लॉस हो रहा है तो वो अब बॉडी से लॉस रेशियो 1 मिलीग्राम इज टू 1 मिलीग्राम कम हो रहा है, अब लॉस रेशियो ज्यादा होगा और आपके बॉडी के एब्जॉर्प्शन रेशियो कम होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, या वही होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कम गया तो वही चीज आएगा। दूसरा एक होता है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब क्या,
कि काउजेज इज अननोन, है ना, काउजेज जो होता है, काउजेज इज अननोन, कि हमें कारण पता ही नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस होंगे जहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे, दिस इज इडियोपैथिक, है ना। अब लोग आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अगर किसी को है तो क्या उसके बॉडी में जो फाइंडिंग्स है वो क्या देखने को मिलेगा, क्या समस्याएं होंगी उस पेशेंट के साथ, क्या वो कंप्लेन होगा, या क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, उन चीज़ों को देखेंगे। देखो क्लिनिकल फाइंडिंग में सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम करते हैं, तो कोई किसी भी तरह का एनीमिया हो, फैटिगेबिलिटी हो, मतलब थकन, एनीमिया किसी भी, नॉट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये मैं जो फीचर लगभग सारे एनीमिया में ये देखने को मिलेगा। तो ये हम आयरन डेफिशिएंसी को ही सिर्फ प्रमोट नहीं कर सकते, हर तरह के एनीमिया में मोस्टली ये देखने को। तो पेशेंट अपने आप को क्या बताएगा, हम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। दूसरा क्या बताएगा, टेकिकार्डिया, हार्ट बीट ज़्यादा देखने को, पाल्पिटेशंस बोलेगा, धड़कन लगता है कि बड़ा बड़ा सारा एकदम। और क्या आएगा, वही पाल्पिटेशन आ गया, टेकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस। डिसअपनिया, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी से आयरन की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, हीमोग्लोबिन गिरा है। अभी मैं बात है कि हीमोग्लोबिन गिरा तभी एनीमिया होगा, एनीमिया ही हुआ। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी का क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका घट जा रहा है। तो डिफरेंटली इस वजह से, और स्पेशली डिसअपनिया ऑन एक्सर्शन, मतलब आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, ऐसे दौड़ने चलने में तो होता ही है, लेकिन एक होता है कि दौड़ हाफना एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत दिक्कत के साथ सांस लेना, जैसे डिसअपनिया, है ना, डिफिकल्टी हो रही है, दिक्कतें आ रही है। उसके अलावा भी अगर किसी को एनीमिया हो रहा है तो हम ये कॉमनली देखते हैं, स्पेशली इस तरह के आयरन डेफिशिएंट फीमेल की पैर में सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग इन लेग्स, मे बी स्वेलिंग इन होल ऑफ दिस बॉडी, लेकिन स्टार्ट कोई भी स्वेलिंग, जनरली इस तरह के स्वेलिंग का होता है। अब क्यों भाई, कि यदि आपकी बॉडी से हीमोग्लोबिन ज़्यादा निकल रहा है, तो हीमोग्लोबिन निकल रहे हैं तो आयरन निकल रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ग्लोबिन निकल रहा है तो साथ साथ प्रोटीन भी लॉस हो रहा है। हीमोग्लोबिन जब निकल रहा है बॉडी से तो क्या हो रहा है, साथ साथ प्रोटीन लॉस हो रहा है। और प्रोटीन लॉस यदि बॉडी से हो रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे ही प्रोटीन लॉस होगा तो डेफिनेटली है बॉडी के अंदर में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हुआ। और जो हीमोग्लोबिन एक मेजर क्वांटिटी में हमारे बॉडी में, भाई आरबीसी मिलियन में पढ़ रहे हो, आरबीसी का काउंट कितने में पढ़ रहे हो, मिलियन में पढ़ रहे हो। जब आरबीसी का काउंट तो मिलियन में पढ़ रहे हो, तो हर आरबीसी के पास क्या, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो एक अबंडेंट प्रोटीन है, काफी ज्यादा प्रोटीन है बॉडी के अंदर। वो जैसे ही लॉस होने लगेगा तो बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, जो हम लोग देखते हैं, जिसके वजह से आपका बॉडी का जो एक्सचेंज ऑफ टिश्यूज पे होता है वो नहीं हो पाता। तो एनीमिया में इसलिए हम लोग देखेंगे, अगर लो हीमोग्लोबिन है, तुम देखोगे अक्सर लो, ये मैं यही नहीं, अक्सर लो हीमोग्लोबिन पेशेंट को पैर में स्वेलिंग, साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाथ में, फेस में, हर जगह स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अगर ये सीवियर डेफिशिएंसी होगी बहुत ज्यादा, तो स्किन एंड म्यूकोजल चेंजेस देखने को मिलेगा। स्किन में बेसिकली ड्राइनेस टाइप ऑफ देखने को मिलेगा, और ड्राइनेस का ऐसा लगेगा कि ड्राई ऐसा हो रहा है कि स्किन डैमेज टाइप अपीयरेंस होने लगता है, यदि अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। म्यूकोजल चेंजेस, माउथ के अंदर जो म्यूकोसास है उसके अंदर में चेंजेस देखने को मिलेगा। टंग जो है, जनरली हम टंग की अगर बात करें तो टंग अगर बहुत अच्छे से तुम क्लीन करते हो टंग क्लीनर से, तो टंग के ऊपर क्या होता है कि जनरली हाथ रब करो तो थोड़ा सा रफ लगेगा, रफ लगता है ना। लेकिन अगर बहुत आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट है काफी, तो उसके टंग क्लीन करने के बाद भी टंग के अंदर पर तुम हाथ को रब करोगे तो बहुत सॉफ्ट लगेगा। क्या लगेगा? तो एक तो हम टंग इस तरह के कंडीशंस में अनीमिया देखने के लिए हम लोग आंख भी बेसिकली बोलते हैं, देखते हैं, फिर साथ टंग को भी देखते, तो कलर भी देखते, साथ साथ ये भी देखना कि सॉफ्टनेस यानी कि स्मूथनेस कितना है ना। तो अगर टंग क्लीन होगा तब ये पता चलेगा, तो स्मूथ टंग देखने को मिलता है। ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल मतलब कि नेल जो होगा वो उस पेशेंट्स के अंदर में, ये नेल जो है तुम अगर देखोगे तो यहां पर एक दाग दिख रहा होगा, बहुत क्लियर कर देखोगे तो ऐसा लग रहा है नेल टूट रहा है अपने आप, क्रैकिंग दिख रहा है नेल के अंदर में, देख रहे हो नेल है और अपने आप क्या लग रहा है, तुम लोग अपना अपना देख रहे हो जी, हाँ तुम लोग अपने पे डाउट हो रहा है क्या, अपने यहाँ देखो, ठीक है, ऐसा लगे यहाँ देखो दरार लगा हुआ नेल के अंदर, तो कुछ खास कर, तो नेल में अगर क्रैकिंग आ रहा है तो ये एक साइन है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना। और साथ साथ नेल के अंदर में स्पूनिंग हो रहा है, मतलब नेल स्पून शेपेड का बन रहा है, ये देख रहे हो चम्मच है ना। तो अगर आपका नेल स्पून शेपेड भी हो रहा है
तो भी मे बी आप कंसल्ट, ऐसे भी देखो नेल के अंदर वो अलग का भाई निकलते किससे, एसोफेगस से ना, तो एसोफेगस वेब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एसोफेगस अगर सीधा अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक सीधी सी भाई ट्यूब्स है जो स्टमक में जाकर के खुलती है, लेकिन आयरन की डिफिशियंसी की वजह से देखा गया कि एक फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस शीट का डेवलपमेंट इस एसोफेगस में हो जाता है। फाइब्रस शीट, अब मान लो एक शीट, एक ट्यूब था, इस ट्यूब के अंदर में बीच में एक शीट बनने लगा, तो उस शीट की वजह से अब रास्ता क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो जब हम निकलोगे तो एक नैरो रास्ता से जब जाएगा तो दिक्कत क्या होगा, स्वेलोविंग देखने को मिलेगा। जनरली अगर तुम पिक्चर नहीं लगाया इसने, कभी भेज देंगे इस ग्रुप में पिक्चर, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं एसोफेजियल वेब्स बोलते हैं, एसोफेजियल वेब। ये एक कंडीशन, एक डिजीज है बेसिकली, नाम याद रख सकते हो। तो पल्मर विंसन सिंड्रोम देखने को मिलता है, डिजीज का नाम है, उसके अंदर भी एसोफेजियल वेब्स देखने को मिलते हैं, और आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता ही है। मे अकर इन सीवियर आयरन डिफिशियंसी। अगर सीवियर आयरन डिफिशियंसी होगा तो कल से आपसे कोई पूछे कि किस तरह के कौन सा सिंड्रोम अपेयर हो सकता है, तो पल्मर विंसन सिंड्रोम है। दिस इज काउज्ड ड्यू टू द सीवियर आयरन डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होगा, और ये सिंड्रोम डेवलप हो गया तो डेफिनेटली, यानी कोई पेशेंट आयरन डिफिशियंसी आप बात निकाल लियो कि आयरन डिफिशियंसी है इसको, और वो ये बता रहे कि हम सर निगलते भी तो बहुत दिक्कत, तो समझ लो तो उसके अंदर में क्या पल्मर विंसन सिंड्रोम डेवलप हो गया, मतलब उसके एसोफेगस के अंदर में एक फाइब्रस शीट बन गया जो उसको निगलने में दिक्कत दे रहा, ठीक है। उसके बाद देखते कि मे बी डेवलप ऑफ पिका। पिका किसको बोलते, पिका का नाम सुने हो, पिका चूसने से नहीं, तो पिकाचू सुने नहीं समझा, पीका नहीं सुने, पिकाचू सुने। अच्छा पिकाचू सुने, वो क्या होता है वो हम नहीं सुने। अच्छा कार्टून होता, तुम लोग उससे भी कम तो हो नहीं, है ना। तो देखो कार्टून कैरेक्टर है। देखो पिका हर आदमी के लाइफ में, स्पेशली हम लोग जिस जनरेशन से है उसके लाइफ में हर कोई ने इस फेज से गुजरा, हर कोई गुजरा, और अभी भी गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी। बचपन में मिट्टी खाओ, देखो झूठ नहीं बोलना, है ना। ये चौक खाओ स्कूल में जब जाते थे, या पेंसिल जाते थे, कागज का टुकड़ा खाओ, कॉलगेट खाओ, हाँ, दिस ऑल आर पिका। ऐसी वो चीज है जिससे आपको ना, मतलब कि न्यूट्रिशनल नहीं है वो हर वो चीज जिसको आपको खाने की क्रेविंग हो रहा हो, जिसके अंदर वो जीरो न्यूट्रिशन है। चौक में क्या न्यूट्रिशन है, मिट्टी में क्या न्यूट्रिशन है, पेपर में, तो ये सबको पिका बोलते। और सीवियर एनीमिया अगर किसी को होता है तो उसको ये सब खाने का मन करता है, ठीक है। तो अगर कोई मिट्टी और ये सब एडल्ट में खाने को, बहुत बड़े बड़े लोगों का भी हम देखे कि रखे रहता, बताते कि मिट्टी भी आती है खाने वाली, हालांकि वो आदत से हो जाती है तो वो हार्म नहीं करता है, हमको नाम अभी एग्जैक्ट नहीं आता। तो पिका डेवलप होने लगता है अगर आयरन डिफिशियंसी किसी को, तो वो चौक क्या कहते हैं, मिट्टी खाने को मांगेगा, स्पेशली चौक है तो वो खा सकता है, पेपर खा ले, मतलब जिसके पास न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हो, जीरो, उसको खाने की क्रेविंग होने लगे तो समझ लो उसको पिका बोलते, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फूड्स है, स्पेशली आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, ये सब खाने का मन करे तो आयरन डिफिशियंसी नहीं है। अब ये मत समझ लेना अभी सर सुबह शाम करता, बोलते ही बहुत लोगों का मन करने लगा हो, तो एक हैबिचुअल चीज अलग होता है, ठीक है, एक हैबिचुअल चीज अलग होता है। लेकिन इन जनरल जा तुम्हारे पास बाकी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरकुरे चिप्स खाने का मन कर रहा तो हो गया तुमको आयरन, तो डायग्नोसिस कुरकुरे और चिप्स पे बना रहे हो तुम लोग बैठ करके, ना। तो मतलब बाकी साइन एंड सिम्टम अगर तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि आइसक्रीम और ये सब चीज ऐसा है ना, आइस है, चिप्स है, आइस मतलब आइसक्रीम ही है, ऑफ्टन नॉट रिच इन आयरन, मतलब ऑलरेडी हर वो चीज प्राय खाने का मन करेगा जिसमें आयरन की रिच कम हो, आयरन की जो अमाउंट वैल्यूज है वो कम हो, तो भाई ये चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, ये सब में आयरन नहीं होता है ना, तो इसके खाने की क्रेविंग ज्यादा होने लगता है। तो ये पेशेंट आपके पास, तो सिम्टमेटिकली अगर हम लोग, या फिर लक्षण कह लो, जो भी कहना, साइन एंड सिम्टम, ये सारा चीज अगर फाइंडिंग मिल रहा तो हम कहीं ना कहीं अप्रोचेस करेंगे किसकी तरफ, आयरन डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में लेबोरेटरी फाइंडिंग, क्या क्या जांच कराना हमें, क्या देखना, ऑलमोस्ट थोड़ी बात तो हम कर भी लिए, और फिर उसके बाद मेडिसिनल मैनेजमेंट पे हम लोग आएंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आज क्लास रहने देते यहीं तक, जहाँ तक कोई डाउट से बंद करो।